हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं उसको पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है उसका परिचय पढ़ेंगे, मतलब संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। यदि आपको इंट्रोडक्शन में, परिचय में कोई दिक्कत नहीं है तो कृपया आप जो प्रश्नावली 1.1 है उसको देखें, और यदि आपको दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको अंत तक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आपको ये सब चीज़ फिर से जानने की ज़रूरत है, तो मैं वो बताता हूं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में देखते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होता है? बहुत ही आसान है जी, बहुत आसान है। हम लोग जो गिनती स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये अंत तो है नहीं, कितना भी गिन सकते हो, यही सब प्राकृत संख्या, मतलब आप कहो तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितना भी आप लिख लो इत्यादि। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, कैपिटल N से सूचित किया जाता है प्राकृत संख्या को। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है जी? पूर्ण संख्या क्या होता है? तो देखो, प्राकृत संख्या तो था ही, जैसे ही उसमें जीरो शामिल कर दिया गया ना, तब क्या हो गया? पूर्ण हो गया ये, मतलब जीरो एक नंबर बचा हुआ था जो शामिल होना था इसमें, तो जैसे जीरो शामिल होती ये जो समूह था वो पूर्ण हो गया, इसलिए नाम ही पड़ गया पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या क्या होता है? जब आप प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल कर दोगे ना, तब जो नया समूह बनता है ना उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 इत्यादि आप लिख सकते हो। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, इसलिए इसको W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या किस सूचित किया जाता है? W से। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये प्राकृत संख्या का समूह है और ये पूर्ण संख्या का समूह है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ये बताओ सही या गलत? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, सभी के सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के लिस्ट में आता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होगी। क्यों बताओ? क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या के समूह में नहीं है। हाँ, 0 को छोड़ के जितने भी पूर्ण संख्या है वो सब के सब प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं बोलो या सिर्फ पूर्णांक भी बोलते हैं हम लोग कई बार। जनरली बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है कि पूर्णांक क्या होता है। जिसको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, लेकिन जिसको समझ में नहीं आता वो देखो ध्यान से, पूर्णांक क्या होता है जी। तो आप करो क्या, पूर्ण संख्या भी हमने पढ़ा, पूरा का पूरा पूर्ण संख्या लो, पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ना है जी, कुछ भी नहीं, ले लिया हमने, पूरा पूरा पूर्ण संख्या ले लिया। अब क्या करो, ये जो प्राकृत संख्या है ना उसका निगेटिव करो, माइनस लगाओ सबके पीछे, वो भी लो इसी लिस्ट में। तो देखो, -1 लिया, -2 लिया, -3 लिया, -4 लिया, ऐसे करके लेता रहूँगा, किधर अंश तो है नहीं। यही जो लिस्ट है ना, यही सूची जो है, यही समूह जो है, इसी को पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक कुछ नहीं होता, यही होता है पूर्णांक। क्या? पूर्ण संख्या पूरा का पूरा ले लिया और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक लिया, और ये इन सबसे एक समूह बनाया, इन्हीं संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो बताओ, 0 क्या पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है। क्या 0 पूर्ण संख्या? हाँ, पूर्ण संख्या भी है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि सभी के सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्णांक है। सभी के सभी, देखो ये पूर्णांक यहाँ से यहाँ तक, सभी के सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक की लिस्ट में आया। सभी के सभी प्राकृत संख्या भी पूर्णांक है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक एक्चुअली में क्या है ना, प्राकृत संख्या का समूह छोटा, पूर्णांक का उससे एक बड़ा, प्राकृत संख्या का समूह सबसे छोटा। पूर्ण संख्या जैसे उस प्राकृत संख्या में 0 शामिल हुआ तो बन गया पूर्ण संख्या, और पूर्णांक का समूह अभी तक में जो पढ़ा उससे बड़ा है। यानी इन तीनों में सबसे बड़ा समूह संख्याओं का पूर्णांक है, क्योंकि उसमें माइनस वाला भी आ गया है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो पूर्णांक को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेहलन नाम एक टर्म है, उसी जेड, या फिर आप इसको आई
इंटीजर पढ़ते हैं इंग्लिश में इसको तो उसका आई भी लेते हैं। ये जैलन वर्ड कहीं से आया, उसका मतलब पूर्णांक होता है, यहाँ पर या आई से आप इसको सूचित कर सकते हो, मतलब पूर्णांक को आप जेड या आई से सूचित कर सकते हो। देखो जी, पूर्णांक 3 तरीके के होते हैं। इधर वाला हो गया धनात्मक पूर्णांक, इधर वाला हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है, क्योंकि सब पॉजिटिव है ना, धनात्मक है ना, इसलिए धनात्मक पूर्णांक हुआ। ये ऋणात्मक पूर्णांक, और ये ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, मतलब कह सकते हैं न्यूट्रल है ये, मतलब कोई धनात्मक ऋणात्मक है ही नहीं। लेकिन एक बात आप ध्यान सुनो, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर लिखा हुआ रहता है। ऋणोत्तर का मतलब क्या हुआ? नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं है। ऋणोत्तर मतलब ऋणोत्तर ऋण नहीं, ऋणात्मक नहीं है। तो ऋणात्मक नहीं होना मतलब धनात्मक होना मत समझ जाओ। ऋणात्मक नहीं होना मतलब जीरो भी तो हो सकता है, क्योंकि जीरो ऋणात्मक तो नहीं है, लेकिन जीरो धनात्मक भी नहीं है। इसीलिए एक नया टर्म लाया गया ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ये वाला जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक यही सब टर्म है जो परेशान करता है बाद में, इसीलिए पहले इनको देख लेते हैं ताकि कोई डाउट ही ना रहे। ये ऋणोत्तर पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 ये सब के सब, बस जीरो शामिल हो गया। ये धनात्मक पूर्णांक मत बोलो इसको, यहाँ से यहाँ आगे धनात्मक है, लेकिन ये पूरा ऋणोत्तर बोलेंगे क्योंकि ये निगेटिव नहीं है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक जब भी कहे उसमें जीरो भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक। तो पूर्णांक भी आपने देख लिया पूरा का पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हो। सिर्फ p/q के रूप में लिख सकना ही परिमेय संख्या नहीं बनाता, उसके पीछे 2 कंडीशन होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन है q 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि 0 से भागा नहीं दे सकते, अपरिभाषित हो जाता है, डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो q 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो कंडीशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। जहाँ p और q पूर्णांक हो तब भी जाकर के आप उसको परिमेय संख्या कह सकते हो। जैसे उदाहरण देखो, 2/3, 4/-5 -6/7। आप एक को भी कह सकते हो, एक भी परिमेय संख्या को कैसे, ये तो p/q के फॉर्म में है ही नहीं, तो लिख लो ना, नीचे कुछ नहीं तो हमेशा क्या होता है 1 होता है ना, 1/1 देखो p/q के रूप में आ गया, ये भी है परिमेय संख्या। फिर 0 भी परिमेय संख्या है, कैसे, तो 0 को भी 0/1 लिख सकते हो। उन्होंने कहा था नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे तो 0 है नहीं, ऊपर तो 0 हो सकता है, ऊपर तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि p और q पूर्णांक कर रहा है। बस ध्यान देना q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं है। ऐसे ही आप -3 को भी कह सकते हो परिमेय संख्या, क्योंकि -3 जिसके नीचे में कुछ नहीं, तो आप एक मान लो, अगर ये दोनों पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी। ETC बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर ये कंडीशन है, और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं हो। इसका उदाहरण देखो, √3 एक अपरिमेय संख्या है। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो सर √3 को √3/1 तो लिख सकते हैं, देखो p/q के रूप में लिख लिया, तो ये अपरिमेय कैसे, ये तो परिमेय नहीं भाई। ये √3 जो है ना, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक याद करो, मैंने क्या बताया था, 0 1 2 3 4, और उसका प्राकृत संख्या का निगेटिव, तो कभी तो √3 आएगा नहीं, तो ये पूर्णांक है नहीं। जहाँ p और q पूर्णांक नहीं है, इसकी वजह से ये अपरिमेय संख्या हो गया। और आप देख लो, √2/√5 ये भी अपरिमेय संख्या है, -1/√7 परी। इनफैक्ट पाई भी अपरिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। जनरली वैसी संख्या जिसका वर्गमूल आप पूरा नहीं निकाल सकते, रूट के अंदर डाल दो तो वही अपरिमेय संख्या हो। तो पाई तो जानते ही हो अपरिमेय संख्या, ध्यान देना पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है ना ये परिमेय है। पाई का मान 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है, ये सन्निकट मान है, अप्रॉक्स मान है। तो 22/7 में तुम देखो किस हिसाब से कह सकते हैं कि इसको अपरिमेय, 22 और 7 दोनों पूर्णांक है, p/q के रूप में लिखा हुआ है, q 0 नहीं है, तो ये तो परिमेय है ना। तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय भी हमने समझ लिया, बाकी और ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके। फिर वास्तविक संख्या, जो हमारे चैप्टर का ही नाम है, तो अब हम आ गए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला करके जो समूह बनता है ना, उसी समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। जैसे जितने भी आप देखो, ये भी वास्तविक है, ये सब के सब वास्तविक, ये भी वास्तविक, सब वास्तविक संख्या, कि दोनों को मिला करके बन जाता है वास्तविक संख्या। इनफैक्ट वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो दोनों का उदाहरण डाल दो, कुछ भी लिखो ना आप, 0 1/5 -√2 √3 4/3
3, 6/2, 7, कुछ भी etc, ये सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है। इनमें से ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन परिमेय हो या अपरिमेय, वास्तविक तो वो पक्के रूप से होंगे ही होंगे। तो यहाँ तक हमने वास्तविक संख्या को भी देख लिया। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही देखेंगे, क्योंकि इनके बाद बच जाता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसको हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पर यूज है इसका। और ये सब तो था, तो बेसिक था, बता दिया, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले आपको 2 टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि प्रमेयिका स्वयं क्या होता है, और दूसरा एल्गोरिथम का नाम आता है, वो क्या होता है। देखो प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी मदद से हम, जिसका प्रयोग करके किसी दूसरे कथन को प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक। ये प्रमेयिका हुआ। दूसरा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड स्टेप्स, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, एक सीरीज है, जिसकी मदद से आप किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हो उसकी हल करने की एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि है। तो अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा। आप बचपन से जानते हो ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। आप जानते हो या नहीं जानते हो, बताओ। आप ना कह ही नहीं सकते, आप निश्चित रूप से जानते होंगे, क्योंकि छोटे क्लास में आप पढ़ चुके हैं। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बस समझ लो। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाने, तो स्टार्टर मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, ऑर्डर पूछने आता है। वही आप खाना खा लो किसी रोड के किनारे जा करके, वो ढाबे वाले के पास, तो क्या होता है वहाँ पर जो खाना आप सीधा मांग लो मिल जाता है। तो समझ लो कि ये वो ढाबे वाला खाना है जो कहीं पर रोड के किनारे मिलता है। वो जो है ना, एक समझ लो रेस्टोरेंट वाला, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बातें बताएगा, वो सब हम जानते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे जानते हैं, और यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको एक अलग तरीके से पेश किया गया है। ये आप पहले से ही जानते हो। तो चलो मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ जी। तो आपने देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल ही जो है वही बन जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस पढ़े हो आप, लेकिन आप जानते नहीं थे कि यही है वो चीज़, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो मैं एक नंबर लेता हूँ 27, मैं उसमें 4 से डिवाइड करता हूँ। तो कहोगे ये सर क्या बच्चों वाली बात बता रहे हो, तो पहले देखो तो सही, क्या बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आएगा इससे, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो लगाओगे 4 छक्के 24 हो गया सर 3, ठीक है, 3 आया। अब एक बार आप 26 लो, उसको 4 से भाग करो, तो कहोगे 4 छक्के 24, 2 आया शेष, ठीक है। एक बार 25 लो, उसको भी 4 से भाग करो, तो 4 छक्के 24, 1 आया शेष। एक बार खुद 24 ही ले लो, उसको भी 4 से भाग करो, तो 4 छक्के 24, 0 आया शेष। तो 24, 25, 26, 27, एक और 28 भी ले लेते हैं। 28 को 4 से भाग करते, 4 7 28, 0 आया शेष। अरे देखो, जब मैंने 24 में 4 से भाग किया तो शेष आया 0, फिर मैंने एक नंबर बढ़ाया, शेष आया 1, फिर और बढ़ाया 1 तो शेष आया 2, फिर और बढ़ाया तो शेष आया 3, फिर और बढ़ाया, शेष 4 आने चाहिए, नहीं आया, शेष आ गया 0। मतलब क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जिससे मैं भाग कर रहा हूँ ना, यहाँ 4 से भाग कर रहा हूँ इन सब नंबर में, तो शेष कभी भी उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। शेष 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन 4 नहीं आ रहा, ठीक। पहली बात ये देखा। और दूसरी बात यहाँ से तो अगर मान लो मैं इसके बारे में बात करूँ, तो भाज्य बराबर, ये भाज्य है, ये क्या है सर, ये भाज्य, जिसमें भागा देते हैं ना उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भागा देते हैं उसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। और ये आप जानते हो ये क्या है, भागफल। और ये तो सब जानता है कि ये शेष है, जिसको शेषफल भी कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल तो होगा ही। जैसे देख लो 27 बराबर भाज्य बराबर भाजक, 4 गुना भागफल जोड़ शेषफल, 4 छक्के 24 जोड़ 3 बराबर 27 हुआ ना, 27 बराबर 27 संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये बात सही है। और अभी यहाँ से मैं दिखाना क्या चाहा कि जिससे भाग देते हैं ना, शेष हमेशा उससे कम ही बचता है। तो देखो जैसे मैंने 4 से भाग दिया, शेष क्या सब बचा था, 0 1 2 3, मतलब 4 से भाग दिया, 4 गो शेष बच सकता है, 4 गो बच सकता है, मैं कह रहा हूँ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इन 4 में से कोई भी शेष आ सकता है। मतलब शेष जो है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, और जिससे भाग दे रहे हो उससे छोटा होगा।
मतलब शेष को जनरली क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को नहीं आर से दिखाते हैं, यानी आर क्या कह सकते हैं, आर जो है ना बड़ा या बराबर हो सकता है 0 के, और आर जिससे भागा दे रहे हो छोटा होगा उस भाजक से, आर छोटा होगा उस भाजक से जिससे भागा दे रहे हो। क्यों मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल तो काम आएगा। और ये जो बताया ना अभी कि शेष जो है बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा भाजक से, अगर इन दोनों को एक साथ बोलो तो क्या बोलोगे, शेष बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा भाजक से। ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा, देखो 0 छोटा या बराबर है r से, तो क्या कह सकता हूँ, r उल्टा पढ़ोगे तो r बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा भाजक से। ठीक है, r अभी देखा बड़ा या बराबर होता है 0 से और छोटा होता है भाजक से। ये देखो r 0 या उससे बड़ा है और छोटा है जिससे भाग दिया उसे, 4 से छोटा ही तो देखो सब 4 से छोटा है। ठीक, अब इतनी बात को समझने के बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं। देखो एक बात बता दूं, जैसे अभी आपने 27 में 4 से भागा दिया था तो 6 भागफल और 3 शेषफल आया था ना, तो ये जो 6 है, ऐसे बताओ 27 में 4 से भागा मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हो, 2 साल बाद दो 5 साल पहले दिया गया हो, कभी भी होगा तो हमेशा 27 में 4 से भागा देने पर 6 भागफल और 3 शेषफल आएगा ना। मतलब ये यूनिक है ना, ऐसा नहीं कभी 7 आ जाएगा कभी 8 आ जाएगा, यूनिक है ये, मतलब अद्वितीय संख्या मिलेगी ना। मतलब 27 में अगर 4 से भागा दे रहे हो तो फिक्स 6 भागफल और 3 शेषफल बचेगा ही बचेगा। मतलब ये दोनों अगर फिक्स है तो ये दोनों भी फिक्स है ना, ये कह सकते हैं। तो इसी बात को इस तरीके से लिखा गया है, वही भाज्य बराबर भागफल गुना शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल तो होता ही है, और इसी बात को इस तरीके से कैसे देखो, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक है। जैसे देखो 27 और 4 था ना, यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक जिसमें मुझे भाग देना था, तो भाग देने पर 6 और 3 दो फिक्स यूनिक पूर्ण संख्या मिल रहा था, और द्वितीय जिसको हिंदी में कहते हैं। तो दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r, q मतलब भागफल और r मतलब शेषफल, इस प्रकार मौजूद होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होगा। यही है कि नहीं बताओ। जहां कंडीशन क्या बताया, मैंने तो बताया था ना कि जहां शेषफल जो है ना ये r, वो तो 0 या उससे बड़ा होगा, शेषफल वही लिखा है कि r बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा उस भाजक से। अभी भाजक कौन है, भाजक तो b है, इसीलिए छोटा होगा b से। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, जिसको हमें ध्यान रखना है। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि कुछ नहीं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल है। ठीक है, तो जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों, पॉजिटिव इंटीजर दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, मतलब मौसो कहते हैं ना, मौसो जो शुरू से पढ़ते हैं और मौसो निकालते हो, वही मौसो निकालने का तकनीक या तरीका होता है, ये कह लो। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी मौसो निकालने का तरीका है, बस तकनीक है। एक बात देखो, अच्छा कहोगे सर HCF मौसो कैसे निकालते, याद है लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम लोग मौसो निकालते थे ना, शुरू में सीखे। जैसे देखो 18 और मान लो 18 और 8 का मौसो पूछा तो क्या करते, 18 बड़ा है तो 18 को अंदर में रखते थे, 8 से लगाते थे, तो 8 दूना 16 लगा, फिर 2 बचा, फिर 2 जैसे ही बचा तो इस 2 को भाजक बनाते थे और इसमें भागा लगा दिए, 8 उतार के यहाँ, तो 2 चौके 8, अब शेष 0 हो गया। तो जिस स्टेप में शेष 0 हुआ उसी स्टेप का जो भाजक है ना, वही ना हमारा HCF मौसो होता था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, HCF मतलब मौसो बराबर 2 लिखेंगे ना, 2 होता है, मतलब क्या जिस स्टेप में शेष 0 हुआ उसी स्टेप का जो भाजक होता है वही होता है हमारा HCF। तो वही बात लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जब यूज कर रहे हो तो जिस स्टेप में शेष 0 हो जाएगा उस स्टेप का जो भाजक होगा ना उसी को HCF कहेंगे, वही मौसो होगा। HCF मतलब मौसो होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। एक और बात देख लो, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ रहेगा, मान लो HCF और AB ऐसे लिखा हुआ, मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे A तथा B का मौसो या A तथा B का HCF। अभी मौसो का HCF बोलो तो अच्छा है, A तथा B का HCF मतलब मौसो। और कहीं ऐसे लिखा हुआ है LCM AB, इसको पढ़ोगे कैसे, लिखोगे ऐसे लेकिन पढ़ोगे A तथा B का लॉसो। LCM मतलब लॉसो होता है, A तथा B का LCM मतलब लॉसो मौसो दोनों शुरू में बचपन में पढ़ चुके हो, निकालने का। बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से क्या करते, कई बार बिहार बोर्ड में ये पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं, HCF LCM गुना करते हैं, भाग कुछ भी और देता है तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है,
तो ये सारी बेसिक बातें थी जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा ताकि आप कैसे समझो उस तरीके से। और इसके बाद जस्ट जो प्रश्नावली 1.1 उसको निश्चित रूप से देखना, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी।